आज के अपन इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 67 से शुरुआत करेंगे। अपन आज अपना रेशो और प्रोपोर्शन का पार्ट 8 स्टार्ट हो रहा अपना। तो देखिए सबसे पहले 67 क्वेश्चन, नमक व पानी के घोल में नमक व पानी का अनुपात 5:3 है। इसमें 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाए तो अनुपात 15:8 हो जाता है। तो प्रारंभ में घोल कितना था, मिक्सचर कितना था, स्टार्ट में अपने से ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर नमक और पानी का मिक्सचर है, अनुपात है, रेशो है यहाँ पर, और रेशो क्या है 5:3। ठीक है, यहाँ लिख लिया मैंने NaCl सोडियम क्लोराइड और यहाँ लिख लिया मैंने पानी वाटर। आप मुझे इतना बताओ ये 5:3 में है, मैंने ये 5x माना तो पानी कितना हुआ 3x। फिर कहता कि इसमें से 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, ये लो भी इसमें 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, भाप के द्वारा उड़ा दिया। तो उसके बाद अपने पास नमक और पानी का रेशो क्या रह गया 15:8। अपन इसको हल करेंगे तो यहां से अपनी x की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां मैं अगर वजन गुणा करना चाहूं तो पहले तो मैं काट भी सकता हूं, 5 से 5 दिए 15। अब वजन गुणा करेंगे तो 8 की x से गुणा की तो 8x, 3 की गुणा की तो 3 3 9x, -3 पंजे 15। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरे पास 15। अब मैं x की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो 15 गुणा 5, नमक की मात्रा थी पहले 75 लीटर और यहाँ 15 थी 45। तो नमक की मात्रा पानी की मात्रा यहाँ थी 45 लीटर। तो उसने ये पूछा कि प्रारंभ में घोल कितना था, मिक्सचर कितना था, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, 75 और 45 कितना हो जाएगा 120 लीटर था प्रारंभ में घोल। ये है इसका बेसिक मेथड। एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रारंभ में घोल कितना था, तो आप एक बार इस रेशो पर आइए, स्टार्ट वाले रेशो पर 5:3, 5 और 3 8। अगर मैं नमक 5 मानूं तो पानी कितना होगा 3, तो मिक्सचर कितना हुआ 8। तो जो भी ऑप्शन होगा अपना वो ऑप्शन अपना 8 से जरूर कटेगा अपना, ये बात याद रख लेना। नंबर दूसरी बात, फिर कहता कि 5 लीटर पानी वाष्पित कर दिया, वाष्पित करने के बाद रेशो 15:8। अब मैं इनका सम करता हूं तो 15 और 8 23। टोटल मिक्सचर चाहे जितना भी हो उसमें से 5 लीटर पानी निकालते ही जो भी मिक्सचर बचेगा वो मिक्सचर आपका 23 से 100% कटेगा। जैसे अपना आंसर 120 आया है, 120 स्टार्ट में 8 से कट रहा है। अब इसमें से मैं 5 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 115 लीटर मिक्सचर बच जाएगा, और 115 आपका 23 से कट रहा है, 23 पंजा 115। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से हल करोगे तो ये मान के चलो चारों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन ही आपको आंसर के रूप में मिल जाएगा। क्योंकि ये मैं मान सकता हूं कि 4 ऑप्शनों में से 2-3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो 8 से कटने वाले होंगे, लेकिन जब 5 माइनस करने के बाद आप ऑप्शन देखोगे 23 से कटने वाला एक ही बचेगा सिर्फ। तो अपने को ये क्वेश्चन हल करने की पूरी कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इसका दूसरा मेथड बताता हूं आपको। देखिए यहां नमक यहां लिख लिया मैंने और यहां पानी वाटर। यहां जो रेशो दे रखा अपने को, ये रेशो दे रखा 5:3 और उसके बाद रेशो हो गया अपने पास 15:8। यहां पर उसने वाष्पित क्या किया है, पानी की मात्रा को वाष्पित किया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इनमें से ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें कोई चेंजमेंट नहीं हुआ, तो वो है अपने पास NaL सोडियम क्लोराइड यानी नमक की मात्रा। यहां नमक बाद में कितना है 15 और यहां कितना है 5। यहां पर नमक की मात्रा इक्वल होनी चाहिए, तो यहां तो 15 है, इसको 15 बनाने के लिए किससे गुणा करें 3 से, इधर 3 से गुणा करेंगे तो इधर भी 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं अब बोल सकता हूं कि पहले अगर नमक की मात्रा 15 थी तो पानी की मात्रा कितनी थी 9, और नमक की मात्रा अब भी 15 ही है लेकिन पानी की मात्रा कितनी रहेगी 8 रहेगी। तो पानी की मात्रा कितनी कम होगी भाई 1 लीटर कम होगी पानी की मात्रा। ठीक है, तो आप मुझे इतना बताओ अगर पानी की मात्रा 1 लीटर कम हुई है तो प्रारंभ में मिक्सचर था कितना 15 और 9 कितना हो गया 24।
मैं कह सकता हूं कि अगर 1 लीटर पानी उसने वाष्पित किया है तो पानी की जो टोटल जो मिक्सचर है वो अपना कितना होगा 24। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि 5 लीटर पानी टोटल वाष्पित किया है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 24 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 120 लीटर। तो आपको जो अच्छा लगे वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 68। दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 8:5 है। इसको गर्म करके कुछ पानी भाप द्वारा वाष्पित कर दिया जिससे यह अनुपात 7:3 हो गया। प्रारंभ में पानी की मात्रा और निकाले गए पानी की मात्रा का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भी आपका ये। देखिए दूध व पानी है अपने पास, मिल्क और वाटर, ये मिल्क और ये वाटर, ठीक है। देखिए ये बोल रहा कि यहां पर दूध और पानी का अनुपात अपने पास 8:5 है। फिर उसने गर्म करके इसको भाप के द्वारा कुछ पानी वाष्पित कर दिया। एक बात याद रख लेना, अपन कोई भी चीज को गर्म करते हैं ना तो भाप के द्वारा सिर्फ और सिर्फ पानी की मात्रा ही जाती है। कभी ये मत सोच लेना कि दूध और पानी का मिक्सचर है उसको अपन गर्म करेंगे तो भाई पानी के साथ साथ थोड़ा बहुत तो दूध भी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप ध्यान दो, कभी भी हलवाई होता है जब वो दूध को गर्म करता है तो उसमें पलटे मारता रहता है और भाप के द्वारा पानी की मात्रा तो वाष्पित हो जाती है और लास्ट में जो मावा बोलते हैं ना जिसको, वो अपना प्योर दूध ही बच जाता है। तो दूध कभी भी, दूध हो चाहे चीनी हो चाहे नमक हो, वो भाप के द्वारा कभी भी कोई मेटेरियल नहीं जाता। अगर भाप के द्वारा इस तरह से कुछ ना कुछ मेटेरियल जाता तो सब्जी में अपन नमक मिर्च बचता ही नहीं, सब्जी हम फीकी खाते फिर। तो इसके बाद बोलता है गर्म करने के बाद यह अनुपात 7:3 रह गया, ठीक है। तो बोल रहा कि प्रारंभ में पानी की मात्रा और निकाले गए पानी की मात्रा का अनुपात बताना है। आप मुझे इतना बताओगे यहाँ चेंजमेंट किसमें होगा, पानी में, क्योंकि पहले जो पानी था उसके बाद पानी की मात्रा कम होगी। और यहाँ पर जो दूध है, दूध में कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए, दूध की मात्रा जितनी पहले थी उतनी ही अब होनी चाहिए। यहाँ पहले 8 है और अब 7 है, तो इन दोनों को इक्वल करो। इक्वल करने का मतलब ये नहीं है कि इसमें 1 जोड़ दिया तो 8 बन गया या इसमें से 1 घटा दिया तो 7 बन गया, ऐसे नहीं, गुणा करना अपने को। तो इन दोनों का एलसीएम है 56, तो मैं इसकी 7 से गुणा कर दूंगा और इसकी मैं 8 से गुणा कर लूंगा ताकि ये भी 56 बन जाए और ये भी 56। तो यहाँ 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 7 से गुणा करनी पड़ेगी और यहाँ 8 से किए तो यहाँ पर भी 8 से, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 56 या 35 और यहाँ भी 56 और यहाँ 24। अब मैं बोल सकता हूं कि पहले दूध की मात्रा 56 लीटर थी और अब भी 56 लीटर, क्योंकि दूध में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और पहले पानी की मात्रा कितनी थी 35, अब पानी की मात्रा कितनी है 24। पानी की मात्रा कितनी कम होगी 11 कम होगी। अब उसने पूछा क्या है, प्रारंभ में पानी की मात्रा 35, निकाले गए पानी की मात्रा 11, इन दोनों का रेशो पूछा है। यह आपका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सोचने समझने वाला क्वेश्चन था सिर्फ। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 69 और 69 का क्वेश्चन आपका वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन अपना। देखिए संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि व जल का अनुपात 2:5 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि व जल का अनुपात 5:9 है। तो दक्षिण गोलार्ध में भूमि व जल का रेशो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखिए मैंने यहां लिख लिया भूमि और यहां मैंने जल लिख लिया और यहां भूमि और जल का स्टार्ट में अनुपात दे रखा है 2:5। ये अपने को संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा है और उसके बाद जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है उत्तरी गोलार्ध का और वो रेशो दे रखा है अपने को 5:9। और अपने को जो रेशो पूछा है वो दक्षिणी गोलार्ध का पूछा है, ठीक। तो आप मुझे इतना बताओ कि इसने प्रारंभ में बता रखा कि संपूर्ण पृथ्वी पर अगर 2 किलोमीटर पर जमीन मानूं मैं तो 5 किलोमीटर पर क्या होना चाहिए, पानी।
टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया 7। और उत्तरी गोलार्ध में 5 भाग पर क्या है जमीन, 9 भाग पर है पानी, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हुआ 14। आप मुझे इतना बताइए कि संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल से कम हो सकता है क्या? कभी नहीं होगा। जब अपनी टोटल जब पृथ्वी होती है, आप जानते हो, आपने जीके भी पढ़ा है, बीच से जो रेखा काटती है वो अपनी भूमध्य रेखा होती है, विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री पर यानी बिल्कुल इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। ये पार्ट 1 बचेगा तो ये पार्ट भी 1 बचेगा, और पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना होगा 2। मैं कह सकता हूं कि पूरी पृथ्वी का जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिण गोलार्ध हो, उन दोनों का डबल होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप पृथ्वी का क्षेत्रफल उत्तरी गोलार्ध के क्षेत्रफल से आधा दिखाया गया है, जबकि ये दुगना होना चाहिए। तो दुगना कैसे करेंगे, ध्यान दो। जब कभी भी किसी भी चीज को अपने अनुसार डालना है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि अगर उत्तरी गोलार्ध का क्षेत्रफल 1 हो तो पृथ्वी का क्षेत्रफल 2 होना चाहिए, यानी इनका अनुपात 2:1 होना चाहिए। और याद रख लेना, जब किसी भी को अपने अनुसार डालना है, अपने रेशो के अनुसार, तो पहले उनका अनुपात 1:1 करना अनिवार्य है। तो इनका 1:1 कैसे करेंगे, इसको अपन 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी 14 बन जाएगा और ये भी 14 हो गया बराबर। लेकिन ये दुगना होना चाहिए, तो अब मैं 2 से और गुणा कर दूंगा, तो फिर बोल दूंगा मैं 7 दूनी 14 दूनी ये 28 हो जाएगा क्षेत्रफल, और ये कितना रह जाएगा 14। ठीक है, अब मुझे इतना बताइए कि यहाँ अपन ने टोटल किससे गुणा किया है, 2 दूनी 4 से। तो 4 की यहाँ गुणा की है, तो मैं यहाँ पर भी गुणा करूंगा 4 की, और यहाँ पर भी गुणा करेंगे, तो 4 की गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 8। अब मैं कह सकता हूं अगर पृथ्वी का क्षेत्रफल 28 है टोटल, उस 28 में से 14 उत्तरी गोलार्ध का है, तो 14 किसका बचेगा, दक्षिण गोलार्ध का। और दक्षिण गोलार्ध का जो रेशो पूछा है वो भूमि और जल का पूछा है। तो आप मुझे इतना बताइए, अगर जमीन में से जमीन माइनस करूंगा तो दक्षिण गोलार्ध की जमीन आएगी, और पूरी पृथ्वी के जल में से अगर मैं उत्तरी गोलार्ध के जल की भूमि माइनस करूंगा तो मेरे पास दक्षिण गोलार्ध की आएगी। तो 8 में से 5 माइनस किया तो 3, और 20 में से 9 माइनस किया तो 11। तो मैं कह सकता हूं कि दक्षिण गोलार्ध पर भूमि और जल का जो रेशो है वो है 3:11। ये है अपने इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अगर समझ में कम आया तो वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 70। देखिए 3 विद्यालय हैं ABC यहाँ पर, और इनमें छात्रों की संख्या का जो अनुपात है, रेशो है, वो 6:5:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 16:2/3%, 10% और 14:2/7% की वृद्धि होने के बाद यह रेशो क्या होगा। देखिए 3 विद्यालय मैंने ABC मान लिया यहाँ पर जो दे रखे, और इनमें जो छात्रों की संख्या स्टूडेंट्स हैं वो 6, 5 और 7 के रेशो में है। याद रखो, अपने को एग्जैक्ट संख्या नहीं पता है कि हर विद्यालय में कितने कितने छात्र हैं, लेकिन जो दे रखा है वो रेशो दे रखा अपने को। कोई बात नहीं, मैं अब कुछ भी मान सकता हूं। तो मैं तीनों की 100 से गुणा करना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि मैंने पहले विद्यालय में 600 छात्र मान लिए, दूसरे में 500, तीसरे में 700। याद रख लेना, आप चाहे कुछ भी मान लो यहाँ पर, लेकिन वो रेशो में चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। आप इनको काटोगे तो रेशो 6, 5, 7 का ही रहेगा। चाहे आप इनकी 3 से गुणा करो, चाहे 20 से गुणा करो, चाहे 50 से, चाहे 100 से, आपका आंसर गलत नहीं होगा। कब तक, जब तक अपना रेशो 6, 5, 7 का ही नहीं है। अब उसके बाद देखो क्या कहता है कि पहले विद्यालय में 16:2/3% की वृद्धि हुई है, और 16:2/3% की फ्रैक्शन आप जानते हो कितनी होती है, 1/6, छठा हिस्सा। तो 600 का छठा हिस्सा कितना हो गया, 100। अगर पहले विद्यालय में 100 छात्र बढ़ेंगे तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, 700। फिर उसके बाद दूसरे विद्यालय में 10%, तो यहाँ 500 का 10% यानी 10वां हिस्सा कितना हो गया, 50। 50 छात्र बढ़ते ही छात्र कितने हो जाएंगे दूसरे में, 550। और तीसरे में 14/2/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/7।
और 700 का 7वां हिस्सा कितना हो गया 100 छात्र और बढ़ते ही तीसरे विद्यालय में टोटल छात्र कितने हो जाएंगे 800। अब इनका रेशो पूछ रहा अपने को, काट लो, 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटेंगे तो ये तो बच जाएगा 14 14 और ये 11 11 और ये अपना 16 16। तो मैं कह सकता हूं कि एबीसी तीनों विद्यालयों में अब छात्रों की संख्या जो बचेगी वो आपकी 14:11:16 में बचेगी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक विद्यालय में लड़कों की संख्या का 10%, लड़कियों की संख्या का 1/8 भाग है तथा अध्यापकों की संख्या का 20%, लड़कियों की संख्या का 1/15 है, तो लड़के व अध्यापकों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए यहाँ बॉयज का 10%, 10% की फ्रैक्शन 1/10, गर्ल्स का 1/8वां हिस्सा है, ठीक है। अगर मैं इनको काटना चाहूं तो 2 से काटा तो 15 और 2 से काटा तो 4, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना हो गया 5:4, क्योंकि मैंने आपको बता रखा, पहले की वीडियो में देख भी सकते हो, किसी के नीचे वाली संख्या होती है वो उसका डायरेक्ट मान होता है कब, जब ऊपर एक एक दे रखा होता है। फिर उसके बाद कहता है कि यहाँ पर अध्यापकों की संख्या का 20%, टीचर का 20% की फ्रैक्शन 1/5 और गर्ल्स का 1/15 है। 5 से इसको काटेंगे तो ये 3 पर कट गया, तो मैं कह सकता हूं टीचर और यहाँ गर्ल्स का जो रेशो है वो कितना होगा 1:3। फिर ये बोल रहा है कि बॉयज और टीचर्स का रेशो बताना है अपने को क्या होगा। तो क्या मैं इनको उल्टा भी लिख सकता हूं, यहाँ G/T करना चाहूं तो ये हो जाएगा 3:1। और मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जब पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का रेशो अपने से पूछता है, यहाँ बॉयज और टीचर का रेशो पूछा है, तो आपका जो भी रेशो दे रखा उस रेशो को आप फ्रैक्शन में लिखकर उनको काट दो। यहाँ 5:4 है तो इसको लिखेंगे 5/4 इंटू यहाँ 3:1 है तो 3/1 और यहाँ गुणा करेंगे तो 5 3 15 और 4 एकम 4। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ लड़के और अध्यापकों का जो रेशो है वो कितना है 15:4। नहीं तो फिर मैंने दूसरा तरीका भी आप लोगों को यहाँ बता रखा है, आप तीनों को लिख लो यहाँ पर, बॉयज गर्ल्स और टीचर। बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो है वो है 5:4 और गर्ल्स और टीचर का रेशो है वो है 3:1। यहाँ पड़ोसी संख्या भरेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि मैंने बता रखा जहां जगह खाली होती है वहां पड़ोसी संख्या भर दो, या तो दाएं की या बाएं की, ऊपर नीचे की संख्या नहीं भरी जाती है। अब इनकी गुणा करेंगे तो 15 और ये 12 और ये 4 एकम 4, ये सब का रेशो आ गया मेरे पास तीनों का। लेकिन वो पूछ रहा है कि बॉयज और टीचर का रेशो बताना है, तो बॉयज और टीचर का रेशो कितना होगा 15:4। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेहतर एक कक्षा में 3 सेक्शन है PQR, सेक्शन P, सेक्शन Q और सेक्शन R। इनमें छात्रों की संख्या 2:5:4 में है। प्रत्येक सेक्शन में अगर 12-12 छात्र और बढ़ जाएं तो यह अनुपात 7:13:11 हो जाता है। तो बोल रहा कि कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। यहां लिख लिया मैंने P और यहां लिख लिया मैंने Q। अगर मैं सिंपल तरीके से कहना चाहूं, ये इनका PQR का रेशो है। मैं कहूं कि P में 2x बंदे हैं, Q में 5x है, तो R में कितने होंगे 4x, ठीक है। प्रत्येक सेक्शन में 12-12 बंदे बढ़ेंगे, 12-12 छात्र ऐड होंगे, तो 12-12 छात्र बढ़ने के बाद P और Q सेक्शन का रेशो कितना हो गया 7:13। मैंने अब P और Q सेक्शन ही लिए दो, आप Q और R भी ले सकते हो, आप P और R भी ले सकते हो, तीनों में से आप कौन से भी 2 सेक्शन ले सकते हो। यहाँ पर यहां से मैं इसको हल करना चाहूं, ये हम आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, तो ये हो जाएगा अपने पास 7×5 35x और 12×7 84, यहाँ 13×2 26x, 13 × 12 156, 26 इधर आके माइनस का तो 9x,
84 इस तरफ जाएगा तो 56 और 16 कितना हो गया 72 और 9 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 8। अब मैं x की वैल्यू यहां पुट करना चाहूं तो 8 दूनी ये बन जाएगा 16, ये 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 8 चौक 32। तो P सेक्शन में अपने पास 16 छात्र है, Q में है 40 और R में है 32, लेकिन वो अपने से टोटल पूछ रहा है तो टोटल कितने हो जाएंगे 32 और 40 72, 72 और 16 कितने हो गए 88। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उसने बोला कि 12-12 छात्र और बढ़ गए, तो 12-12 छात्र और बढ़ने के बाद टोटल संख्या कितनी होगी 16 और 12 कितने हो जाएंगे 28 और ये हो जाएंगे 52 और ये हो जाएंगे 44, यानी 12-12-12 टोटल कितने बढ़ेंगे 36 और मैं इसमें 36 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल छात्र हो जाएंगे 124। मैंने आप लोगों को ये करके क्यों बताया है, अब इस बात को समझिए आप। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अपन इस क्वेश्चन को बेसिक करने से पहले किस नजरिए से देखेंगे वो आप ध्यान से देखो। इसने बोला 3 सेक्शन है मेरे पास जिनमें छात्रों की संख्या 2, 5, 4 में है, प्रत्येक सेक्शन में 12-12 छात्र बढ़ते ही रेशो ये हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। इसने ये पूछा कि कक्षा में कुल कितने छात्र थे, तो अगर मैं यही बात करना चाहूं तो 4 और 5 9 और 2 11, इसका मतलब कक्षा में चाहे जितने भी छात्र थे वो संख्या आपकी 11 से 100% कटेगी। और देख सकते हो आप 88 आपका 11 से कट रहा है। अगर 4 ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन मिल गया अपने पास जो 11 से कटने वाला है, तो आप मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को आप फिर भी हल करोगे। फिर हल करने का कोई मेरे हिसाब से उचित बात नहीं है। फिर देखो हमें अपने को टाइम बचाना है क्योंकि अपन कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं और अपन चाहेंगे कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये ट्रिक बता रहा हूं। फिर भी चलो मान लेते कि 4 ऑप्शनों में से 2 ऑप्शन मिल गए अपने को जो 11 से कटने वाले हैं, ठीक है। जैसे 88 के साथ मैंने 77 और ले लिया जो 11 से कट रहा है, तो फिर उसके बाद क्या करूंगा मैं उनमें 36-36 ऐड कर दूंगा दोनों में। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सेक्शन में 36-36 बढ़े हैं भाई, तो ये तो हो जाएगा 124 और ये हो जाएगा 13 111 और 12-12 ऐड करने के बाद आप टोटल छात्र देखो 7 और 13 20, 20 और 11 31। इसका मतलब जो भी आपका ऑप्शन होगा उसमें 36 ऐड करने के बाद वो ऑप्शन आपका 31 से कटना चाहिए। अगर वो 31 से नहीं कटा तो समझो वो ऑप्शन अपना क्या है गलत है। और देख सकते हो आप 124 31 से कट रहा है। वही बात मैं आपको दोहरा रहा हूं जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताई थी, क्योंकि ये आपकी जो ट्रिक है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस ट्रिक से अपने एग्जाम में जब 100 क्वेश्चन भी अगर मैथ के आते हैं एग्जाम में, तो ये समझिए इस ट्रिक से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। तभी तो अपन यहाँ कम से कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे अगर इन ट्रिकों को याद रखेंगे तो। और ट्रिक याद क्या रखनी, ये तो सोचने समझने वाली बात है भाई। अब है अपने पास क्वेश्चन नंबर 73। चलो इसका दूसरा तरीका और बताता हूँ आपको एक बार। अगर फिर भी कोई एक्स मान के न करना चाहे तो इसका दूसरा तरीका कौन सा है देखिए। देखिए आप मुझे इतना बताओ कि इनका डिफरेंस कितना है 6 और इनका डिफरेंस 2 और इनका डिफरेंस कितना है 3 और इनका डिफरेंस कितना है 1। आपको वैसे डिफरेंस क्यों देख रहे हो? अरे भाई इक्वल करना मेरे को, तभी तो ये ट्रिक फिट बैठेगी अपनी। आप ये देखिए यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 3 डबल है, यहाँ 2 है, यहाँ कितना 1 डबल है। तो मेरे प्यारे भाइयों इनका डिफरेंस बराबर कर दो, आपका काम हो जाएगा। अगर डिफरेंस बराबर नहीं करना चाहो तो इनके डिफरेंस की, क्योंकि कई क्वेश्चन क्या होते हैं कि यहाँ डिफरेंस अलग अलग है, यहाँ अलग अलग है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इनका डिफरेंस बिल्कुल सेम मिलेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 मिलेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 मिलेगा, वो डिफरेंस इक्वल मिलता है। तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, इनकी तो इनसे गुणा कर देंगे इस लाइन से और इनके डिफरेंस की इनसे गुणा कर देंगे। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने 2:3:4 दे दिया और यहाँ 8:11:14 दे दिया, तो आप कहोगे सर इनका डिफरेंस 1 इनका 1, इनका 3 और इनका 3। देखो यहाँ 3 3 है और यहाँ 1 1 है, डिफरेंस इक्वल है यहाँ पर।
तो आप क्या करो, इनके अंतर की तो इन से गुणा कर दो और इनके अंतर की इन से गुणा कर दो, आपका काम बन जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर यहाँ डिफरेंस इक्वल नहीं है, मुझे पता है इक्वल मैंने दिए नहीं इसलिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, उसमें यही करेंगे, यहाँ 6 और 2 है ना, तो इनको भी 6 और 2 ही बना देंगे। कौन सी बड़ी बात है भाई, इनको दुगुना कर दो आप, 3 का दुगुना 6 और इसका दुगुना 2, बन गए इक्वल इनके बराबर। तो इससे अच्छा क्या करूंगा मैं, इसकी 2 से गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास 4 और ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 8। तो मैं अब यही बात बोलूंगा कि पी क्यू आर 3 सेक्शन है, इनमें जो छात्र है वो 4:10:8 में है, और पहले सेक्शन में 4 हैं, तो फिर कितने हो गए 7, कितने बढ़ गए 3 बढ़ गए भाई। अब यहाँ 3 बढ़े ना, प्रत्येक में 3 ही बढ़ेंगे, चाहे देख लेना आप, यहाँ 10 है तो यहाँ 13 हो गए 3 बढ़ गए, यहाँ 8 है 11 हो गए 3 बढ़ गए। अगर तीनों सेक्शनों में प्रत्येक में 3 छात्र बढ़े हैं, हर सेक्शन में 3 छात्र बढ़े हैं, तो टोटल छात्र कितने थे, 4 और 10 14, 14 और 8 22, टोटल छात्र थे 22। यहाँ 3 यूनिट की वैल्यू 22 है। अगर 3 छात्र प्रत्येक सेक्शन में ऐड हुए हैं तो प्रारंभ में टोटल छात्र 22 थे, लेकिन 3 छात्र ऐड नहीं हुए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 12 छात्र प्रत्येक सेक्शन में ऐड हुए हैं, तो 3 से अपन काटेंगे 4, तो 22 चौका 88। तो आप देख सकते हो कि प्रारंभ में छात्र कितने थे, 22 छात्र थे, 88 छात्र थे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 72। अब है क्वेश्चन नंबर 73। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए एक पत्थर द्वारा तय की गई दूरी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 74, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए एक पत्थर द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है। 7 सेकंड में इसने 196 मीटर की दूरी तय की, तो 12वें सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, ये अपने को बताना है। देखिए, एक पत्थर द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो उसके समय टाइम टी मान लिया, उसके वर्ग के समानुपाती है। समानुपाती का चिन्ह होता है भाई, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, अगर मैं इस समानुपाती को हटाना चाहूं तो मैंने यहां कोई अचर पद के मान लिया, के टी स्क्वायर, तो मैं यहां से क्या करूंगा, के की वैल्यू फाइंड कर लूंगा ताकि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। अब ये बोल रहा है कि 7 सेकंड में समय इसने 7 सेकंड दे दिया, तो टी की जगह मैं 7 रख दूंगा, 7 का स्क्वायर। 7 सेकंड में ये 196 मीटर की दूरी तय करता है, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 से काटूंगा तो बिल्कुल प्यार से कटेगा 4, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे, यहाँ के की वैल्यू 4 मिल गई। अब यहाँ आ जाओ आप, अब यहाँ पुट कर देंगे अपन डिस्टेंस, ये पूछ रहा है कि 12वें सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा, या डिस्टेंस पूछ रहा है। के की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने 4, टाइम इस बार कितना है 12 सेकंड, और यहाँ 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 144, और 144 को मैं 4 से गुणा करूंगा तो मुझे उम्मीद है 576 मीटर आएगा आपका आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिर्फ सोचने समझने वाला क्वेश्चन था। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 74 ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा जालिम क्वेश्चन है। देखिए, यदि a b के वर्गमूल के समानुपाती तथा c के घन के विलोमानुपाती, देखो क्या क्या मिक्स कर दिया, समानुपाती, वर्गमूल, घन, विलोमानुपाती, और फिर बोल रहा है जब b बराबर 256 है और c बराबर 2 है तब a बराबर 3 है। कुछ बच्चों को तो ये बात ही समझ में नहीं आएगी, जब ये 256 है ये 2 है तो a 3 कैसे होगा। इसने बताई अपने कोई बात, b का मान ज्ञात करो जब a बराबर 24 और c बराबर 1/2। देखो माँ, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन हल करने के लिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो अपने को संख्या देता है ना, सबसे पहले वाली जो संख्या देता है, तो मेरे प्यारे भाइयों पहले वाली संख्या आपको के का मान निकालने के लिए देता है, और वहां से के का मान निकालते ही बाकी वैल्यू पुट कर दो, तीसरा जो वर्ड मिसिंग है वो आ जाएगा अपने पास। तो देखिए, लेकिन पहले इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप व्यवस्थित करो। अगर अच्छे तरीके से आपने व्यवस्थित नहीं किया तो समझ लेना आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये बोल रहा कि ए है ना, जो ए
b का तो वर्गमूल, ये लो भी b का तो वर्गमूल निकाल दिया, b का वर्गमूल और c के घन के विलोमानुपाती, विलोमानुपाती होता है भी रेसिप्रोकल सिस्टम, यानी c का घन का विलोमानुपाती। अगर मैं इसको भी गुणा नहीं करता उस समानुपाती हो जाता, लेकिन इसने विलोमानुपाती बोला है तो नीचे आएगा के समानुपाती है, ये इसने बोला। a है b के वर्गमूल के समानुपाती है और c के घन के विलोमानुपाती है, ये इस क्वेश्चन में कहना चाहता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि मैंने यहाँ अचर पद k मान लिया यहाँ पर, और k इंटू रूट बी अपॉन सी का घन। अब ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर दूंगा, यहां से मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी, और a का मान बोल रहा है 3 आएगा। कब? जब b का मान 256 दे रखा है इसने और c की वैल्यू इसने 2 दे रखी। तो आप मुझे इतना बताओ कि ये 256 को बाहर निकालूंगा तो क्या निकलेगा 16, और ये 2 की पावर 3 कितना 8, इसको बाहर निकालते 16 और ये 2 की पावर 3 8, और ये 8 से कटेगा 8 दूनी 16, और 2 गुणा में है तो नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 इज इक्वल टू के। ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई भाई, और k की वैल्यू ही मुझे चाहिए थी, ताकि मैं k की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा और b और c की वैल्यू पुट कर, c और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू मेरे पास निकल कर आ जाएगी। अब इसके अंदर आप पुट कर सकते हो। ये पूछ रहा है कि b का मान क्या होगा अगर a का मान इसने 24 बोला है, और k की वैल्यू मैंने 3/2 निकाली है अभी अभी, और b की वैल्यू इसने अपने से पूछी है, और c की वैल्यू यहाँ देखिए 1/2, और 1/2 का क्या निकलेगा यहाँ घन, क्योंकि इसने घन बोला है खुद ने। तो ये 24 तो ऐसे कैसा, आप इसको काट भी सकते हो, अड़का बना सकते हो, 3 से ऊपर के ऊपर काट दिया 8 पर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 8 इज इक्वल टू रूट बी अपॉन नीचे तो 2 ही रहेगा इंटू 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, 2 से काटेंगे तो 4, और ये 4 पलट कर कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 4/1 इंटू रूट बी। नीचे 1 लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, और अपने को वैल्यू किसकी चाहिए b की, तो रूट हटाएंगे तो इस तरफ स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो ये आ गया अपने पास b की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आसान सा क्वेश्चन था, आप एक बार फिर से देख सकते हो इसको। आप चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कॉमा बी और सी की आय में 5, 7, 6 का अनुपात रेशो है तथा वे का अनुपात है वो 3, 5, 4 है। तो ए 2,500 रुपए की आय में से 700 रुपए बचाता है, तो बी व सी की बचत ज्ञात करें। देखिए ये ए, ये बी और ये सी, इनकी जो इनकम है वो इनकम का रेशो 5:7:6, और इनका जो है एक्सपेंडिचर है खर्च है वो है 3:5:4 का। ए अपनी 2,500 रुपए की आय में से 700 रुपए की बचत करता है, तो बोल रहा है कि बी व सी की बचत क्या होगी। ठीक है, आप मुझे इतना बताइए कि ए की इनकम कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 2,500, ठीक है, और इसने बचत कितनी दे रखी है 700 रुपए। तो आप मुझे इतना बताओ कि 5 की वैल्यू 2,500 है, 2500 है, तो ये कितने गुना हुई 5 गुना, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसने खर्चा कितना दे रखा अपने को, यहां 3 के हिसाब से दे रखा है, ठीक है, और बचाता कितने है 700 रुपए, सही है बिल्कुल। तो या फिर इसका मतलब खर्चा कितना हो गया 1,800 रुपये, और ये 3 का कितने गुना हुआ, ये 3 का हो गया 600 गुना। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। देखिए ये अपने को रेशो दे रखा है इनकम का, और ये रेशो दे रखा अपने को एक्सपेंडिचर यानी इनकी खर्च का, और इसने बता दिया कि ए अपनी 2,500 रुपए की आय में से 700 रुपए बचाता है। तो मैं बोल सकता हूं कि 2,500 कमाता है, तो इसका मतलब 700 बचाएगा, तो खर्च कितना करता है 1,800, और यहाँ ए की इनकम 5 दिखा रखी है और खर्चा कितना दिखा रखा है 3, तो यहाँ 5 की वैल्यू 2,500 है, 3 की वैल्यू 1,800 है, तो ये 5 का कितने गुना हुआ 500, और ये 3 का कितने गुना हुआ 600, तो ये 500 गुना है, तो इनको भी 500 गुना ही करेंगे अपन, और इनकी 500 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3,500, और ये 500 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000।
ये 600 गुणा है यहाँ पर, तो ये भी 600 गुणा ही होंगे। तो 600 की 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 3000, और 600 की 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2400। तो अब मैं बोल सकता हूं कि बी 3500 रुपये कमा रहा है, 3000 रुपये खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब बचा कितना रहा है 500 रुपये। और सी 3000 रुपये कमा रहा है, 2400 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है 600। और उसने अपने से यही पूछा था कि बी व सी की बचत क्या होगी, तो बी व सी की बचत कितनी होगी 500 और 600 रुपये। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, आप मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।